किसने सोचा होगा कि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद खून के प्यासे ज़ॉम्बी समझदारी में विकसित हो जाएंगे। वे अब बचे हुए इंसानों की बस्तियों पर पहले की तरह सीधा हमला नहीं करते, बल्कि सबसे पहले चालाकी से लाइटिंग उपकरणों को नष्ट कर देते हैं। हमारा हीरो मार्टिन इसी बदलाव का सीधा शिकार है। जब ज़ॉम्बी आपदा आई थी तब उसके पूरे परिवार को राक्षसों ने मार डाला था, लेकिन मार्टिन ने अपने गुरु जेसन से जीवन का सबक भी सीखा और जीवन के अंत से पूरी तरह तालमेल बैठाने के बाद उसने अपने लिए साथी भी खोज लिया। इसके बाद गुरु जेसन ने अकेले ही जाने का फैसला किया और मार्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड नॉर्थ में एक मानव शिविर में आ गए। जल्द ही दोनों के यहाँ एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने यहाँ के सबसे खुशहाल 10 साल बिताए, लेकिन आपदा हमेशा अचानक आती है। एक रात पहले बड़ी संख्या में संक्रमित लोग इस बस्ती में घुस आए और एक महिला जिसका नाम लेडी था, उसने अपनी आंख खो दी थी, जिससे साफ था कि उसकी बुद्धि का स्तर बहुत तेज था। और भी अजीब बात यह थी कि ये घुसपैठिए इंसानों के साथ खेल रहे थे। उन्होंने बेरहमी से बस्ती के हर इंसान को मार डाला, जिसमें मार्टिन की पत्नी और बेटी भी शामिल थीं। मार्टिन उस समय शिकार पर बाहर होने की वजह से बच गया। वह अपनी पत्नी के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसी पल उसके दिल में जहर भर गया और उसने अपने परिवार व साथियों की मौत का बदला लेने की कसम खाई। लेकिन मार्टिन अच्छी तरह जानता था कि वह यह काम अकेले नहीं कर सकता। फिर उसे अपने गुरु जेसन की याद आई, लेकिन जब वह बस्ती से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी है। 10 साल पहले की तुलना में अब जमीन पूरी तरह वीरान हो चुकी थी। वह पूरा दिन चला, लेकिन एक भी जिंदा इंसान नहीं दिखा। मार्टिन को और भी हैरानी इस बात की हुई कि जो पहले सूरज की रोशनी से डरता था वह अब दिन में भी चल सकता था। हालांकि उसकी स्पीड थोड़ी धीमी थी, लेकिन 10 साल पहले की तुलना में यह बहुत बड़ा सुधार था। मार्टिन को गुरु जेसन का सही ठिकाना नहीं पता था, लेकिन एक बात तय थी कि वह अकेले रहने वाला इंसान नहीं है। इसी भरोसे पर मार्टिन दक्षिण की ओर बढ़ता रहा। करीब आधे महीने बाद वह आखिरकार एक मानव बस्ती में पहुंचा। मार्टिन को याद था कि 10 साल पहले वह और उसका गुरु यहाँ आए थे और तब यह जगह बेहद जीवंत थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ टूटी फूटी इमारतें बची थीं और आसपास सन्नाटा था। और उसे एक मोटरसाइकिल मिली जिसे उसने सफर के साधन के तौर पर इस्तेमाल किया। और कुछ ही समय बाद वह एक फार्म हाउस के पास पहुंचा। वह यहाँ रात बिताने वाला था, लेकिन तभी एक संक्रमित बाहर निकल आया। वह धनुष बाण उठाने ही वाला था कि किसी और ने पहले कदम बढ़ा दिया। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ एक बुजुर्ग दंपति रहता था। बस्ती छोड़ने के बाद यह पहली बार था जब मार्टिन ने जिंदा इंसान देखे थे। साफ दिख रहा था कि इन बुजुर्गों से बहुत लंबे समय से कोई मिलने नहीं आया था। उन्होंने घर में जमा किया हुआ खाना निकालकर मार्टिन का दिया। मार्टिन को हैरानी हुई कि वे खुद क्यों नहीं खा रहे थे। बुजुर्ग दंपति थोड़ा असहज हो गए। उनमें से एक ने कहा कि उसे भूख नहीं है। मार्टिन ने सोचा कि शायद उन्हें खाने का मन नहीं है, लेकिन एक कटोरी जई की खिचड़ी खाने के बाद उसे चक्कर आने लगा। मार्टिन का चेहरा ब्लैक हो गया। बूढ़ा आदमी बार बार कहता रहा कि उसने बहुत समय से मांस नहीं खाया है और अगले ही पल बूढ़ी औरत चाकू लेकर झपटी। मार्टिन फुर्ती से मुड़ा और बूढ़े आदमी ने जल्दी में गोली चलाई, लेकिन वह उसकी ही पत्नी को लग गई। वह घबराकर आगे बढ़ा और तभी उसके सिर में ठंडक महसूस हुई। दरअसल मार्टिन ने अपनी आखिरी ताकत से चाकू चला दिया था। अगली सुबह जब मार्टिन बेहोशी से उठा तो उसके सामने की दुनिया इतनी अजनबी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह फिर से एक बस्ती में आ गया। यह जगह भी खाली थी। मार्टिन कुछ सामान ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वहाँ एक दुकानदार खड़ा है और कहा कि तुम्हारे पास क्या है ट्रेड के लिए। मार्टिन ने तुरंत गुरु की तस्वीर निकाली और सामने वाले ने एक नजर में जेसन को पहचान लिया, क्योंकि वह आसपास का मशहूर ज़ॉम्बी हंटर था। लेकिन जब मार्टिन ने उससे जेसन के ठिकाने के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में घबराहट दिखी और उसने अंदाजा लगाया कि जेसन शायद पास की पुरानी ईंट फैक्ट्री में गया होगा। मार्टिन 10 साल से बाहर नहीं निकला था और उसे नहीं पता था कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। जब वह रास्ता दिखाने वाले के साथ ईंट फैक्ट्री की ओर गया तो उसकी मुलाकात एक गंदी सी छोटी लड़की से हुई और अगले ही पल एक डंडे से उसे गिरा दिया गया। और जब वह होश में आया तो खुद को एक कैंप में पाया। यहाँ के लोग 7 सदस्यों का एक उज्ज्वल लेकिन बेरहम समूह थे। यहाँ तक कि बच्चों की आंखों में भी ठंडापन और सुन्नता थी। और तभी एक तेज चीख सुनाई दी और मार्टिन को जबरदस्ती एक लड़ाई के मैदान में भेज दिया गया। पिंजरे में एक संक्रमित भी था और चारों ओर दर्शकों की चीख पुकार मची हुई थी। पता नहीं कब से यह लाइव शो सबसे लोकप्रिय मनोरंजन बन चुका था। होस्ट उत्साह से बोला कि आज कोई आम लड़ाई नहीं होगी, बल्कि एक खास शो रखा गया है। होस्ट के इशारे पर मार्टिन ने देखा कि उसके गुरु विरोधी कमरे से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उसे चेतावनी देने का मौका ही नहीं मिला। सामने वाला मुट्ठी लहराते हुए टूट पड़ा। बीते 10 सालों में मार्टिन बहुत बदल चुका था और जेसन उसे पहचान ही नहीं पाया जब तक कि उसने उसके गले में लटकती खोपड़ी नहीं देख ली। तभी जेसन को होश आया। मंच पर मौजूद होस्ट ने देखा कि दोनों काफी देर से हमला नहीं कर रहे हैं, तो उसने उन पर गोली चला दिया। जेसन ने फिर से बिजली वाली तकनीक इस्तेमाल की और हाथ से हमला किया और होस्ट को मार दिया। और चमड़े की जंजीर वाली लड़की ने मौके का फायदा उठाकर संक्रमित के पिंजरे को खोल दिया। एक चीख के बाद पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। जेसन चिल्लाया और जंजीर वाली लड़की मार्टिन को लेकर वहां से भाग निकला। तीनों जल्द
जल्द ही एक जर्जर लकड़ी के घर पहुंचे। यह जेसन का ठिकाना था। उसने मार्टिन को अंदर ले जाकर पिछले 10 सालों की कहानी सुनाई। मार्टिन ने कहा कि वह अपनी पत्नी और बेटी का बदला लेना चाहता है, लेकिन जेसन ने उसे जल्दबाजी न करने की सलाह दी, क्योंकि वह लेडी न सिर्फ समझदार थी बल्कि सभी संक्रमितों को नियंत्रित कर सकती थी और ब्रदरहुड की आध्यात्मिक नेता भी थी। ब्रदरहुड मानता था कि बुद्धिमान महिला मानव विकास का अंतिम रूप है। बताया जाता है कि ब्रदरहुड की स्थापना 10 साल पहले एक लुटेरे संगठन ने की थी और आज यह दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। चाहे वे दोनों मिल भी जाएं, तब भी वे उसे हिला नहीं सकते। ब्रदरहुड एक विशाल पेड़ की तरह था। इसी दौरान उसकी नजर जमीन पर लेटी जंजीर वाली लड़की पर पड़ी। पूछताछ करने पर जेसन ने बताया कि वह जंगल में अकेली पली बढ़ी थी। उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए उसका मन थोड़ा अस्थिर है, लेकिन जेसन उसे बहुत प्यार करता था और उसे बचाने के लिए ही उसने लड़ाई के खेल में हिस्सा लिया था। अचानक बाहर सब शांत हो गया। जेसन को अनहोनी का एहसास हुआ और उसने मार्टिन और लड़की को गुप्त सुरंग में भेज दिया और वह खुद बाहर रुका। ब्रदरहुड के लोग घर में घुस आए और जब मार्टिन सुरंग से भाग रहा था, दूर से उसने देखा कि जेसन को ब्रदरहुड वाले ले जा रहे हैं। लड़की की आम इंसानों जैसी गंध से वे अंदाजा लगा सकते थे कि जेसन को कहाँ रखा जाएगा, लेकिन दोनों ने नहीं सोचा था कि जेसन को खुले मैदान में क्रॉस पर बांध दिया जाएगा। यह ब्रदरहुड की दुश्मनों को सजा देने की एक क्रूर विधि थी, जिसमें अपराधी भूख और डर से धीरे धीरे मरता है। दुर्भाग्य से जेसन इससे भी ज्यादा बदकिस्मत था, क्योंकि उस पर एक हाई लेवल संक्रमित ने हमला कर दिया। उसकी पूरी ताकत लकड़ी के खंभे पर लगी। जेसन ने पैर जमाकर उसकी गर्दन मरोड़ दी, लेकिन राहत का वक्त नहीं मिला और थोड़ी ही देर में एक और संक्रमित आ गया। जेसन ने जल्दी से हाथ की रस्सी खोली, लेकिन उसका पेट फिर भी भेद दिया गया। जब वह मरने ही वाला था, तभी अंधेरे से एक तेज तलवार उड़कर आई। दरअसल मार्टिन और जंजीर वाली लड़की समय पर पहुंच गए थे, लेकिन जेसन के पेट से लगातार खून बह रहा था। संक्रमण रोकने के लिए जख्म को तेज गर्मी से जलाना जरूरी था। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद मार्टिन ने जलती हुई लकड़ी निकाली और बिना हिचक उसे घाव पर रख दिया। अगली सुबह लेडी को खबर मिली कि जेसन पकड़ा गया था। वह तुरंत उस मैदान में पहुंची, लेकिन वहां पाया कि वह भाग चुका है। गुस्से में उसने अपने ही एक साथी को मार डाला और सबको अलग अलग होकर जेसन को ढूंढने का आदेश दिया। उधर मार्टिन जंगल में जेसन का इलाज कर रहा था। वह सूखी लकड़ी ढूंढने गया ही था कि 3 ब्रदरहुड सदस्य वहां आ पहुंचे। उन्होंने जंजीर वाली लड़की को देखा और चौंक गए। सौभाग्य से मार्टिन समय पर लौट आया और हिलने डुलने में असमर्थ जेसन ने भी ट्रिगर दबा दिया, जिससे 2 लोग तुरंत मारे गए। बचा हुआ व्यक्ति अपना हेलमेट उतारता है और सब देखते हैं कि वह सिर्फ एक बच्चा है। जेसन का दिल पसीज गया और उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। लड़का लगातार गिड़गिड़ाता रहा और बोला कि उसे जबरदस्ती ब्रदरहुड में शामिल किया गया था। कुछ समय बाद तीनों एक मानव समुदाय में पहुंच गए। वहां का सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा ब्रदरहुड के लोगों से बेहद नफरत करता था, लेकिन जेसन को देखते ही उसका रवैया बदल गया और वह खुशी से बोला कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पता चला कि आपदा से पहले दोनों की मुलाकात हो चुकी थी और बरसों बाद भी उनकी दोस्ती थी। जेसन के घायल होने की खबर सुनकर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने उसे बचाने की कसम खाई। लोहे की जाली से बनी रुकावट पार कर वे कईशीदी के मुख्य इलाके में पहुंचे और हैरानी की बात यह थी कि यहाँ एक डॉक्टर भी था। ऑपरेशन के बाद जेसन की हालत अब गंभीर नहीं रही और कुछ समय आराम के बाद वह ठीक हो सकता था। पकड़ा गया ब्रदरहुड सदस्य को कईशीदी के छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया और सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा घमंड से मार्टिन को यहाँ की सुविधाएं दिखाने लगा। लकड़ी के घर के अंदर 2 जनरेटर लगे हुए थे। यही संक्रमितों के हमले से बचाव की असली ताकत थी। मार्टिन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे किया गया। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने हंसते हुए कहा कि वक्त आने पर मार्टिन खुद समझ जाएगा। जब रात हुई तो सभी लोग एक साथ बैठकर ब्रदरहुड की क्रूरता बताने लगे। यहाँ रहने वाले सभी लोग कभी न कभी ब्रदरहुड द्वारा सताए जा चुके थे, लेकिन उनकी ताकत सीमित थी, इसलिए वे इस दूर दराज जगह पर ही छिपकर जी रहे थे। तभी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा गुस्से में खड़ा हुआ और बोला कि वह कैदी को ढूंढकर अपना गुस्सा निकालेगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह आदमी खाना देने आई लड़की को मारकर भाग निकलेगा। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने तुरंत सबको सावधान रहने के लिए कहा। अगले ही पल एक चमड़े से ढकी गाड़ी कैंप का दरवाजा तोड़ती हुई अंदर घुस आई। लेडी संक्रमितों की पूरी सेना लेकर आ चुकी थी। साफ था कि भागा हुआ कैदी वापस जाकर बस्ती की जगह बता चुका था, लेकिन सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं डरा। तभी बूढ़े आदमी के लोगों ने उनकी आंखों के सामने तेज बैंगनी और सफेद रोशनी जला दी। यह संक्रमितों का सबसे बड़ा दुश्मन था। कैंप के पहरेदारों से लड़ने के अलावा लेडी के पास पीछे हटने का आदेश देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। मार्टिन भी बदला लेने के लिए उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन जेसन ने उसे रोक लिया। हालांकि सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने जीत हासिल की, फिर भी उसके 6 लोग मारे गए और जो भगोड़ा भाग गया था उसे फिर से पकड़ लिया गया। मार्टिन पछतावे से भर गया और बोला कि उसे पहले ही उस कमीने को मार देना चाहिए था। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा सोच में डूबा हुआ था। शायद उससे कुछ जानकारी निकाली जा सकती थी, क्योंकि सबको यह बात अजीब लग रही थी कि ब्रदरहुड की लेडी लीडर इस
छोटी सी जगह पर खुद क्यों आई? मार्टिन बेसब्री से चाहता था कि कैदी मुंह खोले। तभी जेसन ने खुद सच्चाई बता दी। लेडी लीडर एक उन्नत संक्रमित थी जिसमें न सिर्फ बुद्धि थी बल्कि आगे की पीढ़ियों को प्रभावित करने की क्षमता भी थी। पिछले साल जेसन ने खुद उसके बच्चे को मार दिया था और उसकी एक आंख भी फोड़ दी थी। तभी से लेडी उससे गहरी नफरत करती थी। जेसन को शक था कि मार्टिन के परिवार की हत्या भी उसी लेडी लीडर की साजिश थी और उसने मार्टिन को बस उसे बाहर लाने के लिए इस्तेमाल किया। मार्टिन चुप रहा और उसने सारा गुस्सा उस कैदी पर उतार दिया, यह समझते हुए कि लेडी लीडर अब उन्हें नहीं छोड़ेगी। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने सबको तुरंत जगह खाली करने का आदेश दिया। सभी लोग सामान लेकर पहाड़ के पीछे की ओर भागने लगे। सिर्फ जेसन और मार्टिन ही रुके रहे। वे न सिर्फ लेडी लीडर से बदला लेना चाहते थे बल्कि दूसरों को भागने के लिए वक्त भी देना चाहते थे। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा और कुछ लोग भी कैंप की रक्षा के लिए रुक गए। जेसन नहीं चाहता था कि लोहे की जंजीर वाली लड़की खतरे में पड़े, इसलिए वह उसे भी भेज दिया। और रात में लेडी लीडर सच में संक्रमितों की सेना लेकर आ गई। उसने बिना सोचे समझे हमला नहीं किया बल्कि मौके का इंतजार किया। जेसन कुछ लोगों के आमने सामने था और समझ नहीं पा रहा था कि दुश्मन क्या करने वाला है। तभी अंधेरे में अचानक एक पागल भक्त दिखाई दिया जिसके हाथ में बम था। उसने ऊपर से गोली चलाई और सीधे जनरेटर गोदाम में घुस गया और जोरदार धमाके के साथ तेज बैंगनी रोशनी एक पल में बुझ गई। आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। संक्रमित पानी की तरह कैंप में घुसा। जेसन ने तुरंत पटाखा जलाया और लेडी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जबकि बाकी लोग कैंप के सबसे मजबूत गोदाम में लौट गए। कुछ देर तक संक्रमित अंदर नहीं आ पाए, लेकिन भागने का रास्ता भी बंद हो चुका था। उधर जेसन लेडी को खींचकर हॉल तक ले आया। पहले से घात लगाए मार्टिन ने बम तैयार कर रखा था। फिर दोनों ने मिलकर जाल बिछाया था, लेकिन लेडी लीडर की ताकत कल्पना से कहीं ज्यादा थी। निर्णायक क्षण में जेसन ने ठंडी और घातक चाल चलते हुए खुद के घायल शरीर की परवाह किए बिना उसकी आंख में वार कर दिया। मार्टिन ने मौके का फायदा उठाया और उस लेडी का पूरी तरह अंत कर दिया। दूसरी ओर सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा और बाकी लोग फंस चुके थे और संक्रमितों के आगे झुकने को तैयार थे। तभी जेसन और बाकी लोग हॉल से बाहर निकले और देखा कि गोदाम की तरफ आग भड़क चुकी थी। जान की बाजी लगाकर मदद करने वालों ने सबसे बड़ा संकट टाल दिया था, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान टाला नहीं जा सका। पहाड़ी के पीछे मौजूद जंजीर वाली लड़की लगातार जेसन की चिंता कर रही थी। किसी को बताए बिना वह चुपचाप टीम से अलग हो गई। दुर्भाग्य से पहाड़ से उतरते समय उसका सामना एक संक्रमित से हो गया। जब जेसन और बाकी लोग वहां पहुंचे तो दूर से उन्होंने देखा कि लड़की संक्रमित हो चुकी थी। उसका चेहरा साफ था और लग रहा था कि वह हमला करने वाली है, लेकिन जेसन के लिए वह फिर भी सहज रूप से उस संक्रमित का पीछा करती रही। उसने उसे मार तो दिया, लेकिन खुद अब मुश्किल से खड़ी थी। जेसन ने कहा कि लड़की को तुरंत दूर भेजो, क्योंकि पीछे बहुत सारे संक्रमित लगे हुए थे और वह खुद पहले से घायल था। ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता था। जेसन भारी मन से मार्टिन से विदा हुआ। फिर उसने लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और आखिरी बार उस बच्चे के लिए रास्ता साफ करने का फैसला किया। ठीक वैसे ही जैसे 10 साल पहले उसकी पहली मुलाकात मार्टिन से हुई थी। फर्क बस इतना था कि अब जेसन बूढ़ा हो चुका था। सुबह होते होते मार्टिन बड़ी टोली से जा मिला। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन जेसन कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी एक छोटी लड़की सामने आई और चुपचाप आगे की ओर बढ़ती चली गई। और यहीं इस कहानी का दूसरा पार्ट खत्म होता है। ये हिस्सा पहले पार्ट की तुलना में थोड़ा कमजोर है और कमाल के दृश्य भी कम है, लेकिन फिर भी यह आज की फिल्मों से बेहतर है। अगर आपको पसंद आया हो तो